हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बीपीएससी प्रधान शिक्षक की ये क्लास है और समान अध्ययन का अभी टेस्ट होने वाला है। टेस्ट नंबर आपका 13वां टेस्ट है। 75 प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आपका टेस्ट है और आज जो टेस्ट होगा दोस्तों वो सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है। डीएलएड का भी टेस्ट चल रहा है और सामान्य अध्ययन का भी चल रहा है। डेली कितने बजे से? तो रात्रि में 9 बजे से। तो 9 बजे से आपको बिल्कुल लाइव ज्वाइन कर लेना है। लाइव ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको डेली 9 बजे से आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये नंबर भी दिया गया है जहां से आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आपको 399 का इसमें चार्ज लगेगा, उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिल पाएगा, है ना। वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में, है ना। और सभी वीडियो यूट्यूब पर नहीं होगा, आप हमारे ग्रुप में जुड़िएगा तभी आपको मिल पाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास और आगे हम बताते चलेंगे कि कैसे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते रहेगा। तो आज का पहला सवाल क्या है देख लीजिएगा। आज का पहला सवाल है कि दिल्ली के सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए दोस्तों, दिल्ली के सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक आपसे पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, शाह द्वितीय, नसीरुद्दीन महमूद या फिर नुसरत शाह। बताइए तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो आज का पहला सवाल का आंसर क्या होगा? पहला सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद, है ना। नसीरुद्दीन जो महमूद है और इनका जो कार्यकाल था वो था आपका 1394 से लेकर के आपका 1412 ईस्वी तक, है ना। 1394 से 1412 ईस्वी तक ये तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। याद रखना है तुगलक वंश के ये अंतिम शासक थे। तुगलक वंश का स्थापना कौन किया था दोस्तों? है ना, गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। चलिए आज का दूसरा सवाल हम चलते हैं। दूसरा नंबर है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? बताइए दोस्तों, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है ना, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है ये किस काल में बनाई गई है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल? तो बुद्ध भगवान के बारे में आपको बहुत सारा चीज जानने की आवश्यकता है क्योंकि बौद्ध धर्म से आपको 1 से 2 सवाल एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। बौद्ध धर्म, क्योंकि बिहार की वो धरती दोस्तों जहां से बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है, यहीं से, है ना। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी बिहार के बोध गया में ही हुई है, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे आप जाइएगा, बोध गया देखे भी होंगे, है ना। और फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी को निरंजना नदी पहले कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना है। और ये बताइएगा कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो था वो किस काल में बनाई गई थी? तो ये काल था दोस्तों आपको कुषाण काल, है ना। ये कौन सा काल था? ये कुषाण काल में आपका बनाया गया था। और गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधि तत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ था आपका। तो कला भी ध्यान रखना है, गांधार और मथुरा कला शैली में आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? 3 का आंसर क्या होगा? लिपि है, नगर नियोजन है, तांबा है या मृद भांड है? देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी दोस्तों लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी, है ना। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका मृद भांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मृद भांड। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 4 नंबर। 4 नंबर है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, जिहाद किसके द्वारा चलाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा। इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है दारुल हर्ब, दारुल इस्लामी, होली वार या फिर जजिया। तो इसका अर्थ होता है दारुल इस्लामी, बहुत सारे लोग को पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी? बताइएगा,
वो कौन सा राजपूत वंश के शासक था जिसने दोस्तों दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो 8वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने वाला तोमर वंश के अनंगपाल ने किया था। ठीक है, तोमर वंश का अनंगपाल किया था दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तोमर वंश था और जो राजा का नाम था उसका नाम था अनंगपाल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 6 नंबर की सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। बताइए सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? देखिए सारनाथ में ही बुद्ध ने दोस्तों पहली बार जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो पहला जो उपदेश दिए थे वो सारनाथ में ही दिए थे, है ना। ये भी पूछा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपको वाराणसी के नजदीक में है और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में ही। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध या कनिष्क ने? तो ये करवाया गया था दोस्तों आपको अशोक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है ना। ये जो मान लीजिए स्तंभ है तो इसके ऊपर में दोस्तों सिंह बनाया गया है, इसकी आकृति बनी हुई है और ये जो सिंह जो है होता है ये किसका प्रतीक होता है? तो ये शक्ति का प्रतीक होता है। ठीक है, सिंह जो है किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है, ध्यान रखना है। और इसी सिंह को दोस्तों भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? देखिए मंगल पांडे की घटना हुई थी, आपको पता है कि मंगल पांडे 1857 क्रांति के प्रथम वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको फांसी पर लटकाया गया था और 29 मार्च 1857, जी हाँ 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले जो कारतूस था उसके प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और इसी के में एक मंगल पांडे ने अपने जो रेजिमेंट था एडुजेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दिया था, इसके वजह से ही इसको फांसी पर लटकाया गया था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो मंगल पांडे की घटना ये संबंधित है आपको बैरकपुर से। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो बैरकपुर से हुई थी, है ना। यही सवाल आपसे था। अगला प्रश्न है आपका सवाल नंबर 8 कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? देखिए जो अन्न होता है ना, जो अनाज होता है उसके ऊपर कर मतलब टैक्स, कर मतलब क्या होता है? टैक्स को समाप्त करने के लिए जाना जाता है ना। वो कौन सा सुल्तान था जो अनाज के ऊपर से जो टैक्स था उसको समाप्त कर दिया था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था ये भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया था जो गज ए सिकंदरी नाम से प्रसिद्ध था ना। नाम ये भी पूछा जाता है कि गज ए सिकंदरी किसने चलाया था दोस्तों? तो सिकंदर लोदी ने चलाया था, ये ध्यान रखना है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर की मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बताइएगा मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये दोस्तों मूर्ति पूजा जो हो रही है ना, हम लोग मूर्ति पूजा जो कर रहे हैं इसका जो प्रारंभ माना जाता है ये पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है, पूर्व आर्य काल से इसका माना जाता है मूर्ति पूजा का शुरुआत हुआ है और सैंधव सभ्यता में भी मूर्ति पूजा का प्रचलन था। जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें भी मूर्ति पूजा का प्रचलन था क्योंकि वैसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है वहां से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर की निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? बताइए कुतुब मीनार, है ना। कुतुब मीनार कहाँ है दोस्तों? तो आपको पता है सब लोग को, दिल्ली में है, आप लोग गए भी होंगे देखने के लिए, है ना। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरुआत किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था कुतुब मीनार का निर्माण, है ना। और इसको पूरा किसने करवाया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शुरुआत किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन। और पूर्ण किसने करवाया था कुतुब मीनार को? तो पूरा करवाया गया था दोस्तों आपको इल्तुतमिश के द्वारा, है ना। किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया था और कुतुबुद्दीन इसको शुरुआत करवाया था। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया? और ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक तो शुरुआत करवाया था, इल्तुतमिश इसको पूरा कराया, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। हमारा 2 ऑप्शन बचा है, इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक क्या किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था, है ना। कुतुब मीनार जो है 2 मंजिला जो ऊपर में है ना, वो करवाया था आपको फिरोज शाह तुगलक, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, इसका कोई इसमें हाथ नहीं है,
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर अलाउद्दीन खिलजी। बाकी तीनों जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों का संबंध आपको कुतुब मीनार से है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर की, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? बताइए दोस्तों, आजाद हिंद फौज का वो कौन सा सैनिक था जिसको 7 साल का कारावास दिया गया था, यानी कि जेल में रखा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? अरुण अशरफ अली, शाहनवाज या रशीद अली, रासबिहारी बोस। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 11 का। देखिए, आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया था। ठीक है, और इनमें से 3 जो अभियुक्त थे, जैसे प्रेम सहगल थे, गुरुबख्श सिंह थे एवं सहनवाल को फांसी की सजा दिया गया था तथा राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसमें फांसी की सजा भी दिया गया था और राशिद अली जो थे इनको 7 साल का जेल में डाला गया था। इनके अलावा और भी लोग थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रेम सहगल थे, है ना, और आपका गुरुबख्श सिंह थे, सहनवाल थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर की, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? है ना, वो कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन से तो गांधी जी है ये थे, है ना, और सत्याग्रह से भी थे, खिलाफत आंदोलन, इसका आंसर क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि देखिए स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी इसलिए नहीं थे, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि गांधी जी भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे, है ना, 1915 में आए थे। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1905 में। तो इसमें गांधी जी कैसे रहेंगे भैया? तो आंसर हो जाएगा हमारा स्वदेशी आंदोलन, है ना। गांधी जी जो थे वो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कहां हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। और उस समय गांधी जी कहां थे? तो उस समय गांधी जी दोस्तों आपके दक्षिण अफ्रीका में थे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर 13 है कि प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? देखिए प्रार्थना समाज बहुत इंपॉर्टेंट ये समाज है, बहुत सारे समाज है, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, है ना, बहुत सारे समाज है। और ये सारे समाज के बारे में आपको दोस्तों पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। बताइए तो प्रार्थना समाज के संस्था के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद या फिर महादेव गोविंद रानाडे। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 ईस्वी में, है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में होती है, 1867 में होती है और आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे जो थे दोस्तों इस संस्था से 1869 में जुड़े थे। इसकी पूरी कहानी सुन लीजिए, है ना। 1867 में स्थापना हुआ, केशव आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था, लेकिन महादेव गोविंद रानाडे जो थे इस संस्था से यानी कि प्रार्थना समाज से 1869 में दोस्तों ये जुड़े थे। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जो था वो जाति प्रथा का विरोध करना था, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना था, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, तो इसके संस्थापक यहां पर दे दिया है। ऐसे संस्थापक देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग होना चाहिए, है ना, लेकिन यहां पर जो गोविंद रानाडे थे ये बाद में इससे जुड़े हुए थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इसमें ऐसे ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग होना चाहिए दोस्तों। और 1867 में इसकी स्थापना हुई थी, 69 में इसमें रानाडे जी इसमें जुड़े थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर 14 कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की संकल्पना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? देखिए पूर्ण स्वराज की अगर हम बात करें दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। पूर्ण स्वराज और स्वराज दोनों से सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी। तो आपको याद होगा 31 दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर 1929 की वो रात, है ना, जब 31 दिसंबर 1929 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था, है ना, लाहौर अधिवेशन में इसको पूर्ण मांग किया गया था 31 दिसंबर 1929 की में। और जब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के तट पर, है ना, ये भी याद रखना है, रावी नदी के तट पर दोस्तों मांग किया गया था पूर्ण स्वराज का। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वराज की मांग कब की गई थी, तो सिर्फ अगर स्वराज रहे तो स्वराज की मांग हुई थी 1906 में, लेकिन पूर्ण स्वराज की अगर बोले तो 1929 में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 नंबर कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था यानी कि जो गरम दल के नहीं थे। उग्रपंथी मतलब गरम दल, है ना, नरम दल और गरम दल में जो विभाजन हो गया था दोस्तों कांग्रेस में 1907 में हुआ था ना विभाजन, है ना, 1907 में विभाजन हुआ था और 1916 में जाकर के दोनों फिर मिल गए थे। तो दोस्तों कह रहा है कि गरम दल में कौन नहीं थे? बाल गंगाधर लाल, बाल पाल, याद रखिएगा। तो बाल तो है ये हैं और लाल भी हैं, है ना, लाल बाल पाल ये तीनों थे दोस्तों आपके गरम दल में। और देखिए इसमें कौन नहीं थे ये पूछ रहा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उदारवादी खेमे से संबंधित थे, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। उधम सिंह भी थे दोस्तों आपको उग्रवादी पंथी में, है ना, यानी कि गरम दल में थे आपके, ठीक है, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उदारवादी में थे यानी कि नरम दल में थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 16 नंबर। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पहला कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, आपको पता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपको कहां से? तो आपको 1920 से इसकी शुरुआत होती है और कब तक चली थी? तो 1922 तक चली थी दोस्तों। और 22 में इसको फिर चौरी चौरा जो कांड हो गया था इसी के वजह से इसको क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। 5 फरवरी की वो रात 5 फरवरी 1922 को ही दोस्तों, है ना, थाना में आग लगा दिया गया था जिसमें सभी सिपाही जल करके मर गए थे और इसको स्थगित कर दिया गया था। 12 फरवरी को इसको स्थगित किया गया था यानी कि वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, यानी कि 1920 में दोस्तों कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। ठीक है, और 1920 से लेकर के 1922 तक चला था आपका। अगला प्रश्न है कि जय हिंद किसका नारा है? बताइएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेहरू जी, बोस जी, भगत सिंह जी या फिर तिलक जी? तो जय हिंद का नारा दोस्तों किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद, है ना, किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था जय हिंद का नारा। और यह आजाद हिंद फौज में, आजाद हिंद फौज से आपका संबंधित था दोस्तों, है ना। चलिए, और जय हिंद जो है हमारे आज देश का मतलब एक बहुत बड़ा नारा बन चुका है ना। हम लोग भी जब आपस में बात करते हैं तो जय हिंद लिखते हैं या फिर कुछ बोलने से पहले हम लोग जय हिंद बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो किए थे वो सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? जी हाँ, तो रानी लक्ष्मीबाई जो रेजिमेंट थी इसकी स्थापना की गई थी आपका 1943 में। ठीक है, कब की गई थी? 1943 में। अब आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल या फिर लक्ष्मी स्वामीनाथन या फिर सुभाष चंद्र बोस? जी हाँ दोस्तों, तो रानी लक्ष्मीबाई जो रेजिमेंट थी इसकी स्थापना जो की गई थी 1943 ईस्वी में की गई थी और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना है। और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 19 नंबर की, वर्ष 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों कौन नहीं जानता है जालियांवाला बाग हत्याकांड? अरे बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई थी, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत सारे लोग गोलियों से मर गए, बहुत सारे लोग इधर उधर भाग दौड़ में कुचल के मर गए, बहुत सारे लोग जो कुआं था उसमें कूद करके मर गए, है ना। तो 13 अप्रैल 1919, जी हाँ ये डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 की वो घटना है जब वैसाखी के दिन अमृतसर में दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और इनका जो कार्यकाल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का 1916 से लेकर के 21 तक इनका कार्यकाल था।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20 नंबर है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में, है ना। 1897 में इसकी स्थापना होती है और किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ही किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। और कहाँ किए थे? तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थल पर इसका मुख्यालय भी खोला गया है। ठीक है, तो याद रखना है, ये कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आ जाइए ज्योग्राफी में, आना, हिस्ट्री का सवाल खत्म, अब आ जाइए ज्योग्राफी में आपका। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा की अगर बात की जाए भारत में कहां पर होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र या मेघालय, मध्य प्रदेश गलत है, उत्तर प्रदेश ये भी गलत है, आंध्र प्रदेश, विदर्भ ये भी गलत है। देखिए, भारत में सबसे अधिक अगर वर्षा की हम बात करें दोस्तों तो ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत, ये है पूर्वी घाट पर्वत, है ना, ये है पूर्वी घाट पर्वत, ये है पश्चिमी घाट पर्वत, तो यहीं पर आपका सबसे ज्यादा बारिश होता है। इसके अलावा जो हिमालय वाला क्षेत्र है यहाँ पर, और आपका जो मेघालय है ना, नॉर्थ ईस्ट में आपका मेघालय का मासिन राम, किसको नहीं पता है? मासिन राम सबको पता होना चाहिए, विश्व में सबसे अधिक बारिश होने वाली जगह है मासिन राम, है ना। तो मासिन राम में आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट में बारिश क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम मानसून आती है दोस्तों, तो सबसे पहले कहां टकराती है? केरल में। और कब टकराती है? तो 1 जून को, है ना। जून के प्रथम सप्ताह में याद रखना है, या फिर अगर ऑप्शन में 1 जून रहे तो 1 जून को आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो ये टकराई थी यहां पर, और यहीं पर दोस्तों ये बारिश करती है सबसे ज्यादा, ये पश्चिमी घाट पर्वत में। और यहां से जब मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक अरब सागर की शाखा, है ना, ये आपको होता है। और फिर ये जब बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा, जब दोनों फिर पूरे भारत में सक्रिय हो जाता है यही मानसून। ठीक है, पूरे भारत में ये मानसून कब सक्रिय होता है? तो 15 जुलाई तक, है ना, 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में मानसून सक्रिय हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? किसको नहीं पता है माउंट एवरेस्ट? जिसको नहीं पता है तो सोच लीजिए, है ना, आप तैयारी करना बेकार है ना, इतना आसान प्रश्न है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों, ये है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। जी हाँ, ये अगर हिमालय की बात करें, है ना, हिमालय की बात करें तो हिमालय में दोस्तों, है ना, माउंट एवरेस्ट क्या है? तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये है आपका हिमालय में। ठीक है, और ये है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में पड़ता है दोस्तों, नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर वर्तमान में इसकी ऊंचाई हो गई है, और ये नेपाल में है आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका नेपाल हो जाएगा। ध्यान रखना है ना, ऑप्शन नंबर डी, और इसकी ऊंचाई याद रखना है। और सवाल आप बताइएगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर सवाल बताइएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी कहे तो वो हो जाएगा केटू, है ना। केटू की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। और अगर आपसे पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगा कंचनजंगा, और ये कहाँ है? आपका सिक्किम में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका कि एशिया का श्रेष्ठ जस्ता सीसा अयस्क भंडार कहां पर उपलब्ध है? दोस्तों बताइए, एशिया का पूछ रहा है आपसे, विश्व का नहीं पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करिएगा। और भारत का भी नहीं पूछ रहा है, इसमें एशिया का पूछ रहा है। तो जस्ता और सीसा अयस्क भंडार कहां पर है, ये बताइएगा। 23 का आंसर क्या होगा? देखिए, भारत में अगर हम एशिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान जो है ना, राजस्थान में जबरदस्त दोस्तों सीसा और जस्ता का उत्पादन होता है। यानी कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भिलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में, है ना। यानी राजस्थान देश का क्या है? तो जस्ता एवं सीसा उत्पादन राज्य है, और भारत में जस्ता एवं सीसा अकेले राजस्थान में उत्पादित होता है। और एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार भिलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा क्षेत्र में स्थित है ना। तो याद रखिएगा, ये भिलवाड़ा जिला राजस्थान में पड़ता है, और भिलवाड़ा के रामपुर में दोस्तों आपका जस्ता और सीसा का भंडार यहाँ पर है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर कि जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या में पूछ रहा है आपको, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो अब जनसंख्या के आधार पर विश्व में सबसे बड़ी जो देश है दोस्तों, वो है आपका चीन।
और दूसरा नंबर पे दोस्तों आपका भारत, ठीक है, दूसरा नंबर पे भारत है ना। लेकिन अभी भारत इससे आगे निकलने वाला है, अभी नया डाटा नहीं आया है भारत वाला डाटा आ जाएगा तो भारत इससे आगे निकल सकता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन हो जाएगा, है ना। विश्व का सबसे बड़े देश है चीन, दूसरे स्थान पर आपका भारत। अगर कहे क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल में अगर कहे तो रूस हो जाएगा। और क्षेत्रफल में भारत कितने नंबर पर है, तो 7 नंबर पर है भारत, है ना। सबसे बड़ा रूस क्षेत्रफल में, दूसरा नंबर पे कनाडा, तीसरा नंबर पे अमेरिका, चौथा नंबर पे चीन, पांचवां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत और आठवां अर्जेंटीना है। ये हो गया क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में पहला चीन, दूसरा भारत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 नंबर का रहा है दोस्तों कि अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। बताइए, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया का चयन करना है, तो अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए क्या होनी चाहिए, अस्थायी जनसंख्या, ध्यान रखिएगा, अस्थायी जनसंख्या पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा, बढ़ती हुई जन्म दर होनी चाहिए, स्थिर मृत्यु दर होनी चाहिए, या घटती हुई जन्म दर होनी चाहिए, बढ़ती हुई मृत्यु दर होनी चाहिए, या स्थिर जन्म दर होनी चाहिए और मृत्यु दर होनी चाहिए, या स्थिर जन्म दर और घटती मृत्यु दर। क्या होगा 25 का, देखिए 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि अस्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति में क्या होगा कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित तथा नीची दर पर बनी रहती है ना, अस्थायी जनसंख्या के लिए, अर्थात दोनों में ही परिवर्तन समान दर पर होता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर बनी रहती है ना। यानी कि यहाँ पर जन्म दर भी स्थिर होना चाहिए और मृत्यु भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर है आपका 26 नंबर, और देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया जहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा सामान्य अध्ययन और डीएलएड का। जी हाँ, सामान्य अध्ययन और डीएलएड दोनों का यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जितना पीछे क्लास हुआ है वो भी मिल जाएगा, उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। लेकिन इसमें आपको कितना चार्ज लगेगा, 399 इसमें चार्ज लगेगा, जो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से, इसी नंबर पर, है ना। जो भी पेमेंट करेंगे इस नंबर पे, तो स्क्रीनशॉट आप जरूर लेकर के हमें इस नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, तो स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, तब ना पता चलेगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ करके आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा तुरंत। अगला प्रश्न है 26 नंबर की, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। बताइए दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदान में, है ना, तो भारत के उत्तरी मैदान की अगर हम बात करें, एक मिनट में फिर से यहाँ पर इंडिया का मैप बना देता हूँ थोड़ा सा फटाक से आपका, है ना। क्या आपको बनाने आता है, इंडिया का मैप नहीं आता है, सीख लीजिएगा, है ना। तो भारत का पूछ रहा है दोस्तों, उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कैसे होती है भाई, पश्चिमी विक्षोभ से होती है ना। कैसे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। मैंने 1000 बार बता चुका हूं दोस्तों कि उत्तर भारत में बारिश कैसे होती है, जाड़े के दिन में। तो जाड़े के दिन में जो बारिश हो रही है, जैसे कि यहाँ पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, थोड़ा बहुत इसका अंश बिहार में भी आ जाता है, तो ये जो बारिश होती है ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ किस जानवर का नाम है, तो कोई जानवर का नाम नहीं है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ नाम है दोस्तों भूमध्य सागर से ये उठती है आपका चक्रवात। भूमध्य सागर से चक्रवात उठने के बाद यहाँ पर हिमालय पर्वत है, तो हिमालय से जाकर के ये टकराती है और एक भाग इसका भारत में आ जाता है और एक भाग चल जाता है इधर चाइना तरफ, ठीक है। तो उसी से दोस्तों ये भारत में बारिश करती है जाड़े के दिनों में। तो जाड़े के दिनों में भारत में एक जगह और बारिश होती है और वो राज्य है आपका तमिलनाडु, ठीक है। वो नॉर्थ ईस्ट से आती है मानसून दोस्तों, लौटते हुए मानसून जाड़े के दिनों में नवंबर दिसंबर की घटना है, और बंगाल की खाड़ी से नमी चुराने के बाद ये पूर्वी घाट पर्वत से टकराती है और तमिलनाडु में बारिश करती है। तो जाड़े के दिन में दो जगह बारिश होगी, एक तो उत्तर भारत और एक आपका तमिलनाडु में। उत्तर भारत में जो बारिश होगी वो पश्चिमी विक्षोभ से, और तमिलनाडु में जो बारिश होगी ये लौटते हुए मानसून से, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 27 नंबर कि बांग्लादेश में नदी गंगा नदी को पुकारा जाता है। भैया बहुत ही चटनी सवाल है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं। मैंने 1000 बार बताया हूं कि बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है, आइए गंगा नदी की एक कहानी थोड़ा सा देख लेते हैं कि गंगा नदी की क्या कहानी है भाई।
गंगा नदी की कहानी है। ये निकलती है उत्तराखंड से दोस्तों। ये दो नदियों की मुख्य धारा है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। जब देवप्रयाग में आती है तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी, है ना। और देवप्रयाग से जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। और गंगा नदी दोस्तों आपका जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा नदी, है ना। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। और गंगा नदी किन दो नदियों की मुख्य धारा है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों की दो मुख्य धारा है। दोनों नदी कहां पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। और गंगा का नाम गंगा कहां से पड़ता है? तो देवप्रयाग से ही पड़ता है। गंगा कितने राज्य से होकर के बहती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, टोटल 5 राज्य से होकर के बहती है। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको पद्मा कहते हैं। और बांग्लादेश में इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा ये पद्मा में मिल जाती है तब इसको कहते हैं मेघना नदी, है ना। ये आप याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना नदी कहते हैं। ये सारे सवाल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है। तो अबरख का एकमात्र उत्पादनकर्ता जो है वो राज्य हो जाएगा आपका, ऐसे तो झारखंड भी है लेकिन अभी झारखंड से आगे निकल गया है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका ए नंबर, ठीक है। झारखंड से आगे निकल गया है आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? अब देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा प्रश्न है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु आपसे पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा होगा ये बताइएगा। सुदूर पश्चिम बिंदु यानी कि ये पश्चिम बिंदु कौन सा होगा, है ना। तो कई बार मैंने बताया हूं कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम, इधर है दक्षिण और इधर है उत्तर, है कि नहीं। तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए पूर्व गुजरात में होगा दोस्तों, पश्चिम गुजरात नहीं, है ना, पूर्व गुजरात होगा। क्योंकि हमारा देशांतरीय विस्तार यहां पर हमसे पूछ रहा है ना। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। तो ये पूर्व गुजरात हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों ये बताइएगा? क्योंकि भारत जो है ना वो किधर है दोस्तों? पूर्वी देशांतर में है भारत, इसीलिए यहां पर पूर्व हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग पश्चिम मार दिए जो आपको गलत कर दिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 30 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता कहां पर है दोस्तों? ग्रामीण साक्षरता, ठीक है। तो ग्रामीण साक्षरता सबसे अधिक जो है वो हो जाएगा गोवा में। गोवा में ज्यादा क्यों है? क्योंकि गोवा में ग्रामीण है ये नहीं है, गोवा में ग्रामीण बहुत कम है, नहीं के बराबर, क्योंकि पूरा शहरी क्षेत्र है गोवा, है ना। 2011 की जनगणना अनुसार अगर हम बात करें तो भारत का सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जो राज्य है वो है आपका केरल है, ठीक है। केरल है, जिसके बाद आता है गोवा, लेकिन केरल यहां पर ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, याद रखना है। जबकि सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला अगर पूछे, है ना, कि सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला कौन सा है भाई? तो सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला हो जाएगा मिजोरम, है ना। सर्वाधिक नगरीय साक्षरता अगर पूछे तो हो जाएगा मिजोरम, क्योंकि मिजोरम का है 97.6% लोग वहां पर पढ़े लिखे हैं, नगरीय जनसंख्या अगर पूछे तब। अगला प्रश्न है 31 नंबर, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं है? तो जीएसटी में कौन नहीं आता है? जीएसटी में दोस्तों कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, हवाई ईंधन, प्राकृतिक गैस और डीजल को जीएसटी के अंदर कवर नहीं किया गया है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि जो गैस है, शराब है, पेट्रोल है, हवाई ईंधन है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे चीज जीएसटी से बाहर है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1966-67 से, ठीक है, याद रखिएगा। 1966-67 से हरित क्रांति का प्रारंभ होता है। और इसका ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ गया भाई, 67-68, हाँ, तो यहाँ पर देखिए 67-68 हो जाएगा, है ना, 1967-68 हो जाएगा हरित क्रांति की शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 32 का,
ठीक है। और हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। सबसे अधिक किस फसल पर प्रभाव पड़ा, तो गेहूं पर। सबसे अधिक राज्य पर प्रभाव अगर कहे तो पंजाब हो जाएगा, है ना, क्योंकि पंजाब में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर में, ठीक है। प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पंजाब में, और सबसे अधिक ऐसे होता है यूपी में, ठीक है, लेकिन प्रति हेक्टेयर अगर बोले तो आपका हो जाएगा पंजाब वाला क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 33 नंबर कि भारत में मजदूरों के मजदूरी का निर्धारण का आधार क्या है। तो मजदूरों के मजदूरी का जो निर्धारण का आधार है वो उसके पारिश्रमिक के आधार पर किया जाता है ना, उसके पारिश्रमिक के आधार पर उसका मजदूरी का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। कई बार बताया भाई कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो होती है दोस्तों, ये होती है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और पहले जो आरबीआई था ना, ये कलकत्ता में था, लेकिन वर्तमान में ये कहां पर है, तो ये वर्तमान में आपका बंबई में है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां है, अभी मुंबई में है, पहले कलकत्ता में था आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है। अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर सवाल कह रहा है कि आर्थिक मंदी एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है। बताइए दोनों में क्या अंतर है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में। 35 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सिद्धांतों एवं रवैये में परिवर्तन, पारिस्थितिकी एवं वातावरण के प्रति चिंता, यानी कि इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। अभी मैंने बताया था कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन है, लेकिन विश्व की अगर बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, है ना, नॉर्मन ई बोरलॉग, यानी कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। स्वामीनाथन जो है दोस्तों ये भारत के हैं आपके, है ना, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 37 नंबर। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो उसको क्या कहते हैं। वो अर्थव्यवस्था कौन सी है जिसमें सरकारी और निजी दोनों उपक्रम हो, तो सरकारी और निजी दोनों उपक्रम वाला व्यवस्था हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, मिश्रित। और भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर कि वस्तु और सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है। बताइए वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे दोस्तों सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के सरकार का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सरकार जो है वो देश में कर का एक रूपता लाने और कर के ऊपर कर लगाने की प्रणाली को दूर करना चाहती है ना, इसीलिए यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि देश में कर एक रूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि के लिए, सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए, है ना। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिए था। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है दोस्तों, है ना। वैश्वीकरण का ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है यानी कि इसका तात्पर्य ये होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी कि वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों द्वारा 1980 से किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था, नहीं इसका आंसर हो जाएगा डी नहीं होगा, सी होगा कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, और ये हुआ था इंदिरा गांधी के समय। जी हाँ दोस्तों, वही कर सकती है ये सब काम, है ना, इनसे कोई काम नहीं होगा। भारत में बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था आपका 1969 में, है ना। 1969 में 19 जुलाई याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। जी हाँ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था किसके द्वारा, तो इसका सृजन हुआ था दोस्तों आपका किसके द्वारा हुआ था, संसदीय कानून के द्वारा हुआ था क्षेत्रीय परिषदों का सृजन, और ये हुआ था वर्ष 1956
के संसद के अधिनियम के माध्यम में 5 क्षेत्रीय परिषद उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्व और पश्चिम का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है दोस्तों, क्या होगा, इसका संबंध किया गया है 7वीं अनुसूची में वर्णन, है ना। 7वीं अनुसूची में है केंद्र राज्य संबंध का वर्णन, और 7वीं अनुसूची में ही 3 सूची है ना। एक तो संघ सूची, है ना, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची, है ना। इसी में है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों जो सूचियां हैं ये आपको 7वीं अनुसूची में ही वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 43 नंबर कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, है ना, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति करते हैं, है ना। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर कि राज्य के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए थे। जी हाँ, 1 नवंबर 1956 को। तो उस समय जो राज्य बनाया गया था दोस्तों वो 14 राज्य बना था और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था आपका, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। लेकिन वर्तमान में आपका 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप वर्तमान वाला भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। तो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन करेगा भाई साहब, मौलिक अधिकार में संशोधन, है ना, कौन करेगा, तो इसमें संशोधन संसद के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार में संशोधन, अभी जो संशोधन जो है वो अनुच्छेद कितने में है, 368 में संशोधन का वर्णन किया गया है। संविधान में संशोधन करने के लिए 368 में, भाग कितने में है, भाग ये 20 में है। और ये कहां से लिया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ये भी याद रखना है ना। हमारा मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार अभी कितने हैं, तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है और 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में शुरुआत में था 7 मौलिक अधिकार, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 46 नंबर कि संविधान का कौन सा जो भाग है वो लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लोक कल्याणकारी, है ना, नाम ही है इसको कल्याणकारी राज्य, यानी कि वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा स्वयं के संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए, उसी को कहते हैं कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, है ना, लोक कल्याणकारी राज्य का विचार का जो उल्लेख किया गया है ये भाग 4 में किया गया है और नीति निदेशक तत्व में किया गया है ना। नीति निदेशक तत्व भाग कितने में है, भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है ना। नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है। देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, है ना, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। एक तो राज्यसभा अगर पूछे कि अनुच्छेद कितने में है, तो राज्यसभा हो जाएगा आपका 80 में, और संसद कितने में है, संसद हो जाएगा आपका 79 में, और लोकसभा कितने में हो जाएगा, तो लोकसभा 81 में, है ना। यानी कि राज्यसभा 80, संसद 79, लोकसभा 81 आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको अनुच्छेद पूछा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, राज्यसभा। तो राज्य चुनाव जो होता है ये राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर की हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। तो संकल्पना जो ग्रहण किया गया है दोस्तों, है ना, मूल अधिकार का, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए, है ना। मैंने कई बार आपको बताया हूं कि जो मौलिक अधिकार लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, अमेरिका से आपका। ठीक है, चलिए ये भाग कितने में है, तो भाग 3 में है दोस्तों, और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 नंबर कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है, बताइएगा, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है।
ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? क्या होगा इसका आंसर? ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो एक पंचायत क्षेत्र लोग बताइएगा जल्दी से, 49 का जल्दी से पढ़िए। देखिए ग्राम सभा जो है ना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। 1900 कब? तो 1992 में ये संशोधन हुआ था, 93 में इसको लागू किया गया था दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। जी हाँ, तो ये आर्थिक संबंधों की जो विवेचना की गई है केंद्र और राज्य के बीच में, ये कब की गई है? ये 50 का आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 268 से लेकर के 281 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है दोस्तों, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, राज्य तथा केंद्र के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 50 का। अगला प्रश्न देखिएगा 51 नंबर। 51 कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है। जी हाँ, प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी क्या होता है? बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है। इसीलिए जो प्रकाश है हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर की प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? काफी अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान सवाल है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? जल्दी से बताइएगा आप लोग कमेंट करके, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? और प्रकाश वर्ष जो इकाई है दोस्तों ये दूरी की इकाई है ना, याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अगर मीटर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9.46 गुने 10 टू द पावर 15 मीटर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 53 नंबर कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइएगा। एटम जो बॉम्ब होता है दोस्तों, है ना, तो इसमें न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? जल्दी से बताना है। न्यूट्रॉन की खोज किया गया था आपको जेम्स चैडविक के द्वारा, है ना। जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था न्यूट्रॉन की खोज, है ना। और ये कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था दोस्तों, ये खोज हुआ था 1932 में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर है 54 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस, लाफिंग गैस, जी हाँ, आगे आपके सामने छोड़ दिया जाएगा तब हंसते हंसते पगला जाइएगा, है ना। तो लाफिंग गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों, N2O, है ना। N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यानी कि जिसको लाफिंग गैस से कहते हैं, ये प्रयुक्त होता है ना। कौन सा गैस है? इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बेहोश करने के लिए किया जाता है दोस्तों, है ना। हंसते हंसते आपको पागल हो जाइएगा। अगला प्रश्न है, बेहोश हो जाइएगा। अगला है कि निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय को छोड़कर। देखिए वायरस से तो बहुत सारा बीमारी होता है ना, जैसे कि आपका है गलसुआ है, या फिर गंडमाला रोग, या फिर विकट विषाणुजनित बीमारी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका आंत ज्वर। आंत ज्वर जो है ना, क्वेश्चन था कि सभी बीमारियों के कारण वायरस होता है सिवाय को छोड़कर, तो आंत ज्वर जो है इसको छोड़ करके सारे जो है वो वायरस से हो रहा है। आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। क्योंकि पीलिया भी आपका वायरस जनित रोग है, इन्फ्लुएंजा भी, गलसुआ भी, ये सभी किस प्रकार का रोग है? तो वायरस से रोग है। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर, है ना। 56 नंबर है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म क्यों होती है? जी हाँ, जिस समय आप देखे होंगे कि जिस दिन आपको अगर आकाश में आपको बादल दिख रहा है तो वो रातें थोड़ी सी गर्म आपको महसूस होगी, है ना। जब बादल नहीं है तो वो रातें आपको थोड़ी सी ठंडी महसूस होगी। कारण क्या है? तो बादल जो होता है ना, बादलों द्वारा रात में जो पृथ्वी तथा हवा से जो उष्मा का विकिरण क्या रहता है, वो रोके हुए रहता है ना, वो परावर्तित करने के कारण बादलों से आच्छादित रातें स्वच्छ रातों से अधिक वो गर्म होती है। यानी कि बादल जो है वो पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण को क्या करता है? वो रोक देता है दोस्तों, है ना, वो रोके हुए रहता है बादल, इसीलिए जो वायुमंडल है हमारा वो थोड़ा सा गर्म होता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर।
अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर की, अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्यों नहीं सीधे खड़े रह सकते भाई? तो सीधे खड़े इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है ना। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है नहीं है, इसी वजह से वो खड़े नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? कई बार पूछा गया सवाल है कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर कि कौन सी गैस नोबल गैस है? जी हाँ, नोबल गैस किसको कहते हैं भाई? नोबल गैस किसको कहते हैं? किसको कहते हैं नोबल गैस? तो नोबल गैस किसको कहते हैं जल्दी से बताइएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन है ना, ये सभी नोबल गैस हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा हीलियम। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे जो गैस है ना, ये सारे नोबल गैस में आते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं नोबल गैस, इसीलिए ऑप्शन में हीलियम है, तो हीलियम हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 60 नंबर कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए, हमारे शरीर में प्रधान रूप से दोस्तों 6 तत्व पाए जाते हैं। एक तो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है ना। 6 तत्व मुख्य रूप से है। और तो इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? अधिकतम मात्रा में पूछ रहा था ना, तो अधिकतम मात्रा में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? अधिकतम मात्रा में हो जाएगा कैल्शियम है ना। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा। हमारे शरीर के भार का जो 65% यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, 18% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है, 3% नाइट्रोजन होता है, 1.4% कैल्शियम होता है और 1.1% फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा कैल्शियम हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 61 नंबर। अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैथ यहाँ पर स्टार्ट हो गया है ना। 61 नंबर क्या है भाई? मैथ है। तो आप इसको मैथ को बनाइएगा, इसका आंसर मैं आप लोग को दे दूंगा। और कुछ यहाँ पर मैथ भी है, रीजनिंग है, काफ़ी आसान है, आप इसको बना करके देखिएगा है ना। हम इसको स्किप करते हैं, कुछ और प्रश्न 2-4 सवाल है, इसको हम करवा करके अभी वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न है कि काहिरा जो है वो किस देश की राजधानी है? जल्दी से बताइएगा, काहिरा जो है वो किस देश की राजधानी है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, काहिरा किस देश की राजधानी है? काहिरा किस देश की राजधानी है? तो ये मिस्र की, बहुत बढ़िया, मिस्र की राजधानी है आपको काहिरा, ध्यान रखना है ना। काहिरा में, यहाँ मिस्र में दोस्तों कौन सी मुद्रा चलती है? तो इजिप्टियन पाउंड चलती है ना। मिस्र क्या है? तो एक अफ्रीकी देश है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? बताइए, वो कौन सा राज्य 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ राज्य हो जाएगा आपका कौन? तो त्रिपुरा है ना। देखिए, त्रिपुरा कहाँ पे भाई? अगर हम भारत का मानचित्र की अगर हम बात करें तो देखिए त्रिपुरा ये है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये वाला भाग आपका त्रिपुरा है। और त्रिपुरा के ये इधर बांग्लादेश, नीचे बांग्लादेश और इधर बांग्लादेश, 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर। 73 नंबर है कि निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा तो नहीं है, नहीं है। अच्छा, नहीं पूछ रहा ना, त्रिपुरा हो जाएगा है ना। त्रिपुरा तो एक राज्य है ना। जबकि लद्दाख देखिए अब नया बन गया है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है ना। लक्षद्वीप जो हमारा है आपका केंद्र शासित प्रदेश, पुदुचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, लद्दाख का लेह, पुदुचेरी का पुदुचेरी, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए है ना, ये बहुत अच्छा बात नहीं है, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप डेली वीडियो आपको अच्छा लगता है, डेली आप देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं प्रधान शिक्षक की है ना, बीपीएससी की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षक से संबंधित हमारे यहाँ पूरी तैयारी होती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो क्लास होती है डेली वो आपको मिल सके, आप उसको देख सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों
प्रति वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है ना। प्रति वर्ष कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जी कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी ने भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी को ही दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 24 मई को कुछ नहीं मनाया जाता है, 27 मई को कुछ नहीं, 24 मई को क्या मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। तो अंत भला तो सब भला, बताइएगा कि उर्वशी जो है दोस्तों, उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है? बताइए, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या राम कुमारी वर्मा? क्या होगा? तो इसके जो लेखक हैं ये हो जाएंगे आपके रामधारी सिंह दिनकर, है ना। उर्वशी के लेखक कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। और इन्होंने दोस्तों 1961 में, है ना, 1961 में उर्वशी नामक साहित्यिक कृति की रचना किए थे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आज का क्लास। कैसा लगा? इसका आंसर आप लोग को दे दिया गया है, आप यहाँ से मिला सकते हैं इसका टेस्ट के रूप में। और इसका PDF आप लोग को ग्रुप में हम दे देंगे। और जो लोग अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाइएगा। कैसे जुड़ना है ग्रुप में ये मैं आप लोग को डेली बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपको DLED और समान अध्ययन का नोट्स PDF आपको सब चीज़ मिल जाएगा। 399 इसमें चार्ज हैं। जो नए टीचर हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे यहाँ, उनके लिए 399 हैं। और जो पुराने शिक्षक हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं और फिर से जुड़ना चाह रहे हैं तो उनको 201 रुपया पे करना होगा, है ना। और ये नंबर है आपको गूगल पे, फोन पे, जहां आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इसी नंबर पर आपको पे करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप भी हमारा यही नंबर है, तो व्हाट्सएप पर आप हमें भेज दीजिएगा। वहां हम आपको जोड़ देंगे, आपको PDF दे देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। DLED का जो आप लोग को शॉर्ट नोट्स दिया गया है दोस्तों 70 पेज का, है ना, उसको आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ना, उसको पढ़ते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सारी चीज़ आपको करते रहना है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।